तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि ईटीएफ में किसको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ठीक है, किसको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए नहीं होते। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2016 में जब मैंने अपनी पहली एसआईपी शुरू किया था 2016 में, और ये 100 रुपये से हमने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब उस समय हम अपना 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हम देख रहे थे ना कि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कम समय में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस बना के दे दिए थे। और हमारा जो म्यूचुअल फंड था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। हम 100 रुपये की एसआईपी तो कर रहे थे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म तक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि हमने यहाँ पे लार्ज कैप फंड चुना था। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जनरली लार्ज कैप में बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिलहाल एक अच्छे खासे रिटर्न हमें मिल जाते हैं लगभग यहाँ तक। ठीक है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। तो हमें उस समय लगभग 1-2 साल या 1 साल कह सकते हैं, उस समय बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिला। और वहीं पर हम देख रहे थे कुछ ऐसे स्टॉक थे जो कि अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार मैं खास स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया होता, मैं अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता। लेकिन बहरहाल उस समय हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो हम जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हम अपने म्यूचुअल फंड में ही कर रहे थे। 100 रुपये के एसआईपी हम यहाँ पे कर रहे थे और स्टॉक के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, तो वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद में लगभग 2-3 साल जैसे बीता, हमारे पास कुछ पैसे आए और हमने यहाँ पे अपना स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अपना हम 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए पहली बार स्टॉक में। मैंने पर्टिकुलर किसी 3-4 स्टॉक को चुना और वहाँ पर अपने 5-5 हज़ार करके 2-4 स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अपने जो भी मेरी कैपेसिटी थी रिसर्च करने की, अपने हिसाब से हमने वहाँ पे रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। लेकिन मेरा यकीन मानिए आप, मैंने जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक में, लगभग हमारा पैसा 2 साल से ज़्यादा तक निगेटिव में था। लगभग इतना, ये 2 साल तक नेगेटिव में था। अब आप सोच सकते हो कि उस समय हमारी मनस्थिति क्या रही होती अगर हम सिर्फ स्टॉक को पकड़ के बैठे रहे होते। लेकिन अब इसी दरमियान यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया था, इसका जो रिटर्न है दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा था हमें। ठीक है, तब मुझे समझ में आया कि हर कोई इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। और यहाँ पर जो ETF है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा हर किसी के लिए हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बना होता है। किसी के लिए म्यूचुअल फंड सही होता है, किसी के लिए स्टॉक सही होता है, ठीक है, किसी के लिए ETF सही होता है, किसी के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड सही हो जाता है, किसी के लिए यहाँ पे कोई बढ़िया से स्टॉक्स चुन लेता है, कोई यहाँ पे सरकारी स्कीम में अटका रहता है, RD, PPF, ठीक है, और यहाँ पे NPS वगैरह जो है ये स्कीमें हैं। तो हर किसी के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है उनके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे ये मेरा नेगेटिव ही चला गया, अभी तक नेगेटिव में है। पॉजिटिव हुआ लेकिन काफ़ी समय के बाद में हुआ। इस समय अगर अपना पेशेंस हम खो देते तो काश मैं यहाँ पे नुकसान ही उठा लेता, मैं फ़ायदा नहीं उठा पाता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें पेशेंस रखना जरूरी होता है और समझना होता है कि हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ETF में, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ETF में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को फिल कर ले रहे हो तो आप इन्वेस्ट करो, नहीं तो आप इन्वेस्ट ना करो, आप बचो वहाँ से। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप चैनल पर बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते हैं। सब्सक्राइब कर लो। चलिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, जो लोग, ठीक है, जो लोग मार्केट को नहीं समझते, ठीक है, जो लोग मार्केट को नहीं समझते उनको ETF से बचना चाहिए। ठीक है, जो नहीं समझते उनको यहाँ पे ETF में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ना हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है, नेगेटिव में देखने को मिलेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट के मूड के ऊपर होता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो जो लोग मार्केट को सिर्फ पॉजिटिव साइन समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट को नहीं समझते कायदे से कि मार्केट कितना वोलेटाइल है, तो यहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, उनके लिए ETF नहीं है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ETF से इन्वेस्टमेंट करने से और बचना चाहिए। जो लोग, ठीक है, जो लोग सही से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड में सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उसके रिस्क को नहीं झेल पाते और ना सही से फंड को चुन पाते हैं, तो उनको भी ETF में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ पता होगा, जो फेमस ज़्यादा से ज़्यादा जो ETF होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना दोस्तों एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के। लेकिन अगर जिनको फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपेंस रेशियो वगैरह से, उनको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेन रीज़न यहाँ पे क्या है, 2-3 रीज़न यहाँ पे मेन माने जाते हैं। या तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपना पैसा, तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट होता है आपको 1 दिन के बाद की एनएवी मिलती है। अगर आपको वो फ़र्क नहीं पड़ता तो भी आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा चीज़, अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या आता है, ETF में आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है। तो अगर आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत फ़र्क नहीं डालता तो भी आपको ETF में इन्वेस्टमेंट से करने से बचना चाहिए। कोई मतलब नहीं ETF में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तब एंड चौथा चीज़ क्या है, जो बिगिनर हैं, ठीक है, जो लोग नए हैं और उनके पास पैसे भी कम हैं, ठीक है, उनके पास पैसे भी कम हैं, तो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्योंकि भाई पैसे कम है और वो सही तरीके से अगर ETF नहीं चुन पाएंगे, सही तरीके से जो जिस ETF में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड दोस्तों, वहाँ पर आपको मल्टीपल कैटेगरी के फंड मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी के, ठीक है, मल्टीपल कैटेगरी के यहाँ पे फंड उनको मिल जाते हैं और वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। जैसे कि लार्ज कैप हो गया, ठीक है, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ठीक है, फ्लेक्सी कैप हो गया, एंड यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, ठीक है। तो आपको मल्टीपल कैटेगरी के फंड मिल जाते हैं, रिस्की से रिस्की इंस्ट्रूमेंट वाले और कम रिस्की वाले भी फंड मिल जाते हैं, लिक्विड फंड मिल जाते हैं, डेट फंड मिल जाते हैं। हालांकि आपको ETF में मिल जाएंगे लेकिन ETF में डेट फंड नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, जो लोग सही तरीके से म्यूचुअल फंड नहीं चुन पाते, जो बिगिनर हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, कम पैसे हैं, तो उनको यहाँ पे शुरुआत म्यूचुअल फंड से ही करना चाहिए। अगर वो समझदार हो जाते हैं, उनके पास पैसे आ जाता है, सही तरीके से फंड चुन पाते हैं, तो उनको ETF का रुख करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डीमैट अकाउंट को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है, एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, जिस तरीके से आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं ना, उसी तरीके से जो डीमैट अकाउंट होता है, यहाँ पर आपका शेयर्स, यहाँ पे आपका शेयर्स इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है, शेयर्स यहाँ पे आपके रहते हैं, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। तो ये होता है डीमैट अकाउंट। तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। तो अगर आप इन लोचा से बचना चाहते हो ना, तो भी आप ETF में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हो। और ये दोस्तों यहाँ पे 7वीं चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पुराने ख्याल के हैं, जो पुराने ख्याल के हैं, जिसको म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तो बेहतर है। क्योंकि ये जो ETF ये नए ख्याल वाले को लिए, जो लोग नए ख्याल के हैं, जो सही तरीके से फंड को चुन पाते हैं, सही तरीके से स्टॉक को देख पाते हैं, उनके लिए ETF ज़्यादा सही हो सकता है। जो पुराने ख्याल के हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड ही ठीक हो सकता है मेरे हिसाब से। होता क्या है ना, कभी कभी जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो किसी स्पेसिफिक फंड की तरफ से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी ऐसे फंड को चुनना चाहता है जो कि बहुत ही रेयर हो। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसी कैटेगरी मिल जाएगी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपको ETF में अभी उतना ज़्यादा कैटेगरी देखने को नहीं मिलती कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएं। अभी इसकी मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। तो जो लोग कोई ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका ETF मौजूद नहीं हो, तो उनको भी म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए अपनी। अगर आप नए हैं, आप अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं आप, तो मेरा मानना यही रहेगा कि अगर आप शुरुआत म्यूचुअल फंड से करें, बाद में धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करके आप ETF में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ETF से संबंधित और म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे अगर आपका कोई और भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसर्न करना हो, तो आप किसी ऐसे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर सलाह लीजिए जो आपको अच्छी तरीके से समझा पाए और आप आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि आप अपना हार्ड एंड कैपिटल वहाँ पे जमा कर रहे हैं। इसीलिए बिना सलाह के इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए थोड़ा कम सही हो सकता है। अच्छा, इस वीडियो की राय आप कमेंट में दे सकते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई या नहीं आई। मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपका फीडबैक अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कमेंट में फीडबैक देना मत भूलेगा। साथ में यहाँ पे दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक हाइप का सेक्शन आता है, अगर आप लोग उसको हाइप दे देते हैं ना, तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और इससे मेरी भी हेल्प हो पाएगी। तो आप कोशिश करिएगा वीडियो में हाइप देने का। और अगर आप ETF चुनना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से आप सही तरीके से ETF चुन पाते हैं। उसको अगर आपको जानना है तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को कम से कम 2-4 दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।